हेलो बच्चों, मैं हूँ गुड़िया कुमारी और आप देख रहे हैं जीएस एजुकेशन पॉइंट। मैंने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 10th जीव विज्ञान VVI सब्जेक्टिव का डाल दिया है, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पार्ट 3 जीव विज्ञान MVVI मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेसन को। पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। इसका आंसर होगा, हमारे शरीर या सजीवों के शरीर में उपापचय क्रियाएं होती है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट बनते हैं, जैसे भोजन करने के बाद अपशिष्ट बनता है। श्वसन की क्रिया में CO2 अपशिष्ट के रूप में बनता है। इन सभी अपशिष्टों का शरीर के किसी विशेष अंग से निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के प्रमुख 2 अंग निम्नलिखित हैं, गिल्स और फेफड़ा, और दूसरा है वृक्क। गिल्स जो होती है वो मछलियों में होती है। उसके बाद फेफड़ा भी इंसान में होता है, जो CO2 निकालने का काम करता है। उसके बाद है वृक्क। वृक्क तो हम सभी जीवों में है, जिससे हमारे अपशिष्ट, भोजन के अपशिष्ट बाहर निकलते हैं। हम जो भोजन करते हैं और उससे जो अपशिष्ट बनता है वो वृक्क से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? इसका आंसर है, जंतुओं के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, जो विशेष रसायनों को समय समय पर स्रावित करती रहती है। ये रसायन या हार्मोन सभी सूचनाओं का संचालन करती है। जंतुओं के शरीर में उपस्थित ऊतकों में विशिष्ट गुण होते हैं, जो अपने लिए आवश्यक हार्मोन को पहचान कर उसका उपयोग विभिन्न स्तरों पर करते हैं, और इसी प्रकार जंतुओं में रासायनिक समन्वय संपन्न होता है। हम लोगों में हार्मोन जो होती है या अंतःस्रावी ग्रंथि, ये हमारे सूचनाओं को ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क तक ले जाने का काम करती है, संचालन का काम करती है, और इसी से हमारा रासायनिक समन्वय हमारे शरीर के अंदर में होता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है हार्मोन का और अंतःस्रावी ग्रंथियों का, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रसायनों का स्राव करती है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमेह से आप क्या समझते हैं? मधुमेह को हम डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। मधुमेह का इंग्लिश नाम है डायबिटीज़। सामान्यतः रक्त में शर्करा की मात्रा के बढ़ जाने से होता है, तथा कभी कभी विटामिन डी की कमी से भी इसका खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह जो रोग है वो हमारे शरीर में शर्करा के बढ़ जाने से होता है। शरीर के रक्त में जो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त मीठा हो जाता है। इस स्थिति को हम मधुमेह कहते हैं। और यह कभी कभी विटामिन डी की कमी से भी इसका खतरा बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार के लिए इंसुलिन को रोगी को दिया जाता है। इंसुलिन की एक सुई आती है जो रोगी को दिया जाता है, ताकि शर्करा की मात्रा में संतुलन बन सके। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो सुई के रूप में रोगी को दिया जाता है। यह हार्मोन शरीर में जाकर के शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसके सामान्य लक्षण हैं, अधिक से अधिक प्यास लगना। जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होगा, डायबिटीज़ नामक बीमारी से पीड़ित होगा, उसे जल्द जल्द प्यास लगेंगे, बार बार पेशाब आना, अधिक भूख लगना, अचानक वजन घट जाना आदि। व्यक्ति का जो अपशिष्ट होता है उसका मीठा हो जाना, थूक का मीठा हो जाना, ये सभी इसके सामान्य लक्षण हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? श्वसन और श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। पहला, श्वसन यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वासोच्छ्वास यह एक भौतिक क्रिया है। श्वसन जो है वो जैव रासायनिक प्रक्रिया है और श्वासोच्छ्वास एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। श्वसन इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है ATP के रूप में, और श्वासोच्छ्वास इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। यह क्रिया, श्वासोच्छ्वास की क्रिया, कोशिका के बाहर होती है। उसके बाद श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च श्रेणी के जंतुओं में होती है। श्वसन की क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है और श्वासोच्छ्वास की क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम इसका आंसर दीर्घ के लिए भी लिखे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे दीर्घ में पूछा जाए तो आप इतना लिख सकते हैं, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। और लघु में पूछा जाए तो आप इसमें से कोई 2 अंतर लिख सकते हैं या 3 अंतर लिख सकते हैं।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। पौधों में जल का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है। फिर जल को जड़ से तना तथा पत्तियों अर्थात पूरे पादप शरीर में ले जाने के लिए वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता होती है। हमारा नहीं, पौधा जो है वो जड़ से मिट्टी से क्या करेगा, अपने जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करेगा और उस अवशोषित जल को पूरे पादप शरीर में फैलाने का काम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होता है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन पौधों में जरूरी है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पौधों में तापमान संतुलन बना रहता है। यह खनिज पदार्थों के अवशोषण तथा परिवहन में भी सहायता करता है या सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पौधों में जल को नीचे से ऊपर ले जाने में भी सहायता करती है तथा खनिज पदार्थों के अवशोषण तथा जटिल परिवहन में भी इसका अहम भूमिका होता है। यह पौधों की सतह को ठंडा रखने में भी मदद करता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम यह निर्जीव उत्तक है। जाइलम एक प्रकार का निर्जीव उत्तक है, बल्कि फ्लोएम जो है यह एक प्रकार का सजीव उत्तक है। जाइलम जड़ों से जल और घुले हुए लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह सिर्फ ऊपर की ओर गति करता है, अर्थात इसका पथ एक दिशीय है। जाइलम जो होता है वो किसी भी पौधा के जड़ से जल को ऊपर तक पहुंचाता है और ये एक दिशा में काम करता है, इसलिए इसे एक दिशीय कहते हैं। लेकिन फ्लोएम जो होता है यह सजीव उत्तक है जो पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह ऊपर नीचे दोनों ओर गति करता है, अर्थात इसका पथ द्विदिशीय होता है। आप लोगों को ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगते हैं, इसका क्या कारण है। जब कोई भी खिलाड़ी या कोई भी साधारण आदमी भी अत्यधिक व्यायाम करता है तो उसके मांसपेशियों में क्रैम्प या ऐंठन होने लगता है। चलिए हम इसके कारण को समझते हैं। अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज का विघटन हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी शरीर में, शरीर चाहेगा कि हमें ऑक्सीजन मिले और वो ग्लूकोज को तोड़ेगा और उसके बाद इसी वजह से शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज टूटेगी धीरे धीरे प्रक्रिया होगी और ग्लूकोज के टूटने के बाद हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में एकत्रित हो जाती है और ऐंठन या क्रैम्प होने लगता है। लैक्टिक अम्ल जो होती है वो जैसे ही मांसपेशी में कहीं पे एकत्रित होगी वहाँ पे हमें फूला हुआ अनुभव होगा और दर्द स्टार्ट हो जाएगा या क्रैम्प होगा या ऐंठन होने लगेगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है या क्या महत्व है। हम इसका आंसर देखते हैं। हमारे पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों का मृत शरीर उपस्थित रहता है और भी कई प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मृत शरीर में भी जटिल कार्बनिक पदार्थ ही होता है। इन सभी के अपघटन के लिए अपमार्जकों का होना अनिवार्य है। अपमार्जक मृत शरीर पर आक्रमण करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उसका विघटन आसानी से हो जाता है। अगर अपमार्जक न हो तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। हमारे पर्यावरण में जहाँ पे अपमार्जक होते हैं वहाँ पे पर्यावरण दूषित नहीं होता है, लेकिन जल जहाँ पे होता है, नदी तालाब, उसमें अपमार्जक बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके वजह से उसमें जो मछलियाँ होती है या भी कोई भी अन्य जीव जिनके मृत अवशेष बचे होते हैं उस पर अगर अपमार्जक ना जाए, उनको नष्ट ना करे तो जल दूषित हो जाता है। इसलिए अपमार्जकों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और फिर से ये 8 क्वेश्चन का एक सीरीज़ था, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पे पहले से ही डाल रखा है, आप जाके एक बार देखें। क्लास 10th VVI सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। धन्यवाद।